नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस लेक्चर में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2021-22 के लिए जो अभी हाल ही में प्रस्तुत हुआ है उसको जो है पूरे विश्लेषण के साथ में, पूरी गहराई के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इससे आपको जो है परीक्षा में कई सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। जो भी आगामी परीक्षाएँ हैं, लोक सेवा आयोग की या अन्य परीक्षाएँ, तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से पूछा जाता है। और जब बजट आता है तो उस समय बजट से जुड़े प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं पहले भी, और इस बार भी निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग जो है पूरी डेप्थ में जाके चर्चा करेंगे। जितनी भी नई योजनाएं हैं जिनके लिए बजट आवंटित हुआ है, पूरा बजट का आकार किस प्रकार से ग्रोथ हुई है, और सबसे जो है खास बात रहेगी इस लेक्चर की कि हम जो है सेक्टर वाइज जो है हर सेक्टर को, हर क्षेत्र की जो है योजनाएं और उनमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या नई चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त 2021 को समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और दिसंबर में मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ROARO यानी समीक्षा अधिकारी के लिए जो है पूरा क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, जो वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में है। इसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज ये सभी आपको मिलेगा। 3 तरह के सेगमेंट हैं इसमें, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें एक हमने जो है कंबाइंड बनाया है जिसमें प्री आरओ मेंस दोनों को हम कवर करेंगे उस कोर्स में। और हर सेगमेंट में जो है, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, सभी के नोट्स, PDF नोट्स और मुख्य परीक्षा की स्पेशल तैयारी, जो उसका जो है परंपरागत लेखन का कार्य होता है उसकी। और दूसरा सेगमेंट है केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो लोग केवल प्रारंभिक परीक्षा के बैच से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए। और तीसरा जो है केवल मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसको लिए जो है, जो ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए उसके लिए आप जो है ROARO वीडियो कोर्स या ROARO क्रैश कोर्स लिखकर इस नंबर पर यानी 9506742546 पर भेज दीजिए और आपको रिप्लाई में जो है पूरी बात बता दी जाएगी। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इसी बार जो है उस प्रयास में सफल हो जाएं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी कोई रेगुलर एग्जाम नहीं होता है। इस PCS की तरह ये निश्चित नहीं है कि जो है हर साल इसकी वैकेंसी आएगी। 2017 के बाद अब सीधे जो है 2021 में वैकेंसी आई है, उससे पहले 2016 में आई थी। तो काफ़ी लंबे लंबे गैप पे आती है, पद भी ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो अगर आपने लक्ष्य बना लिया है कि 2021 का समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। और आपको निश्चित रूप से जो है मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। आप अपनी तैयारी से जो है पूरी तरह से संतुष्ट होकर, और उम्मीद है कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें आपसे पूछा जाता है डेट। तो डेट जो है इसकी महत्वपूर्ण है। 22 फरवरी 2021 को ये जो है प्रस्तुत किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में। वित्त मंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो है इस बजट को प्रस्तुत किया। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, जो हर साल जो है देखने को मिलती है, जैसे लास्ट ईयर का बजट हमने जब देखा था तब भी हमने बात की थी कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो उसी क्रम में 2020-21 का जो बजट है ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और ये जो है, जो वर्तमान योगी सरकार है उसका 5वां और आखिरी पूर्ण बजट है। और सबसे बड़ी इस बार की विशेषता क्या रही? पेपरलेस बजट, यानी कागज रहित बजट। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपना जो है पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था, सेम उसी पैटर्न पर जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जो है ये डिजिटल तरीके से जो है पेपरलेस तरीके से प्रस्तुत किया गया। और उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है जिसने जो है पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। अब सबसे जो है बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि बजट का आकार कितना है। अगर प्रश्न आएगा तो सीधा आपसे जो है एग्जैक्ट फिगर्स आपको इसकी याद रखनी पड़ेगी। भले आप राजकोषीय घाटा और बाकी चीज़ों को ना याद रखें, लेकिन बजट का आकार जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बजट का आकार क्या है दोस्तों? 5,50,270.78 करोड़ रुपए। शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो हम कहेंगे 5
लाख करोड़ रुपए। और पिछले वित्तीय वर्ष से इसमें कितनी वृद्धि की गई है बजट में, तो पिछले वित्तीय वर्ष से जो है 7.2% की वृद्धि की गई है। बजट में नई योजनाओं से क्वेश्चन आ सकता है कि नई योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटन हुआ है, कितनी धनराशि दी है सरकार ने। तो नई योजनाओं के लिए 27,598.4 करोड़ रुपए की नई योजनाएं इसमें हैं। पुरानी योजनाओं के अतिरिक्त नई योजनाएं हैं, जिसको हम आगे जो है सेक्टर वाइज देखेंगे भी कि कौन कौन सी वो योजनाएं हैं। फिर बजट का केंद्रीय विषय वस्तु, या जिसको हम थीम कहते हैं, बजट की सेंट्रल थीम क्या है, केंद्रीय विषय वस्तु क्या है। तो केंद्रीय विषय वस्तु इस बार की है प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण। 60 में आपसे पूछा जाएगा अगर ऑप्शन में, तो ये याद रखिएगा कि स्वावलंबन से सशक्तिकरण, और हो सकता है ये पूरा भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। केंद्रीय जो है इसका थीम क्या है। फिर इससे पहले का भी आप याद रख लीजिए, पुराना क्या था, 2017-18 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, यानी योगी सरकार का जो पहला बजट था, पूर्ण बजट, उसको जो है किसानों के लिए उसको प्रस्तुत किया गया था, यानी उसमें केंद्रीय विषय क्या था, किसान थे। 18-19 में औद्योगिक विकास जो है केंद्रीय विषय था। 19-20 के बजट में महिलाओं का सशक्तिकरण जो है विषय वस्तु रखा गया था। 20-21 में युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय, ये जो है 20-21 का जो है थीम था। और 21-22 का जो है आपने देखा स्वावलंबन से सशक्तिकरण। अब बात करते हैं कि जो बजट का आकार है इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है आकार में। तो किस तरह से जो है वृद्धि हो रही है, 16-17 पे नजर डालिए आप, तो 3.46 था ये लाख करोड़ रुपए में। फिर 17-18 में 3.84 हुआ बढ़कर, 18-19 में 4.28 हुआ, 19-20 में 4.79 लाख करोड़ हुआ, 20-21 में 5.12 लाख करोड़ रुपए, और 21-22 में उसको भी बढ़ा दिया गया, 5.50 लाख करोड़ रुपए ये बजट का आकार हो गया। और जो है प्रतिशत वृद्धि, मतलब पिछले बार से इस बार में कितनी वृद्धि हो रही है बजट में, ये जो है उसके सापेक्ष लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है केवल इस वित्त वर्ष का याद रखना है। 7.20% की जो है वृद्धि की गई है, यानी 7.2% की वृद्धि पिछले बजट से जो है की गई है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बात है जो आपसे पूछा जाएगा। और कुछ और बड़े हाईलाइट्स हम देखते हैं सेक्टर वाइज अभी आने से पहले। तो बजट में जो है 1512 करोड़ रुपए के विधायक निधि का प्रावधान किया गया है। आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना संकट आया था, लॉकडाउन की स्थितियां बनी, उसके बाद जो है सरकार ने अपने व्यय में काफ़ी सारी कटौतियां की, तो उस दौरान जो है विधायक निधि को खर्च करने पर और उसके बजट आवंटन पर रोक लगा दी गई थी। तो उसके बाद जो है इस बजट में डिसीजन लिया गया है कि विधायक निधि पर जो रोक लगी थी उसको हटा लिया गया है। तो ये भी एक जो है बड़ी बात है, और इस मद में जो है 1512 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। 200 करोड़ रुपए की एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है महिला सामर्थ्य योजना। ये जो है महिला सशक्तिकरण की योजना है। उत्तर प्रदेश के 5 जो है ऐसे शहर हैं जिनको सेफ सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। सेफ सिटी का मतलब है विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित कॉन्सेप्ट है, जिसमें पिंक बसें चलाना, पिंक बूथ स्थापित करना, और पुलिसिंग में जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना इत्यादि जो है शामिल हैं। और साथ में जो है महिलाओं के लिए अलग हेल्प डेस्क स्थापित करना, महिला थाने स्थापित करना। तो लखनऊ को जो है पहले ही शामिल किया गया था। जो केंद्र सरकार ने लास्ट ईयर जो है देश भर में जो है कुल कितनी सेफ सिटी अनाउंस की थी, 8 अनाउंस की थी। उसमें उत्तर प्रदेश से एक लखनऊ पहले ही जो है सेफ सिटी बन गया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से 5 नई सेफ सिटी को जो है इसमें प्रपोज किया इस बजट में। ये कौन सी सेफ सिटी होंगी? आगरा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज और वाराणसी, ये जो है
सेफ सिटी जो है बनेंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा पहले ही 8 शहरों को चयन किया गया, जिसमें लखनऊ जो है शामिल है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा जो है अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी UPSSF का गठन किया गया था। उसके लिए इस बजट में जो है 120 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। और जो होम मिनिस्ट्री का बजट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस समय स्वास्थ्य पे तो खर्चा ज़्यादा कर ही रही है, साथ में जो है सेफ्टी पर ज़्यादा खर्च कर रही है, तो 10.69% की जो है गृह विभाग के बजट में बढ़ोतरी की गई है। समाज कल्याण विभाग में जो है 40,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है, जो कि एक बड़ा आवंटन है इस बजट में। और एक और जो है हाईलाइट है, जिस तरह से पुणे में वायरोलॉजी सेंटर है जो है नेशनल वायरोलॉजी सेंटर, और वो BSL-4 लैब है, तो वो देश का जो है पहला BSL-4 लैब है। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और कहाँ पर KGMU में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो है BSL-4, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई कंटेनमेंट लेबोरेटरी बायोसेफ्टी लेवल 4, ये जो है उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। इसका जो है इस बजट में प्रावधान कर दिया गया है। तो ये देश में दूसरी जो है वायरोलॉजी की BSL लेवल 4 की जो है लैब होगी। अब थोड़ा सा जो है बजट की जो है आमदनी और खर्च वाले पक्ष पे चलते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता चलूँगा। ये तो जो है डायग्राम बना हुआ है, इसमें बताया गया है कि आमदनी कहाँ कहाँ से सरकार को हो रही है, यानी जो सरकार खर्च करने जा रही बजट में उसके लिए प्राप्ति के क्या स्रोत हैं। तो आपसे जो है टॉप 3 प्राप्ति और टॉप 3 व्यय के स्रोत, ये आपको याद रखने चाहिए। इस तरह का प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो जो है सबसे पहले प्राप्ति की अगर बात करें इस बजट में, तो स्वयं का कर राजस्व, ये जो है स्वयं का कर राजस्व राज्य सरकार के द्वारा खुद का जो राजस्व कर इकट्ठा किया जाता है, उससे जो है पूरी जो आमदनी है उसका जो है 34.5% आता है। यानी ये सबसे बड़ा मद हो गया हमारे जो है उत्तर प्रदेश की जो है आय की प्राप्ति का। फिर जो केंद्रीय कर हैं, सेंट्रल टैक्सेज हैं, उनमें जो है राज्यांश यानी स्टेट शेयर जो है उत्तर प्रदेश को जो मिलता है केंद्र सरकार से, वो दूसरा सबसे बड़ा मद होता है प्राप्ति का 22.1%। और केंद्र सरकार से जो है सहायता अनुदान भी सभी राज्यों को दिया जाता है, तो उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को 16.2% प्राप्त होता है। और पब्लिक डेप्ट यानी जो है जो केंद्र जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है पब्लिक डेप्ट यानी सार्वजनिक ऋण प्राप्त करती है उससे 14%। तो ये जो है सबसे बड़ी मदें हैं। बाकी बहुत सारी और भी मदें हैं, उसमें इतना डिटेलिंग में जाने की हमको आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब रुपया प्राप्ति का स्रोत हमने देख लिया, रुपया खर्च कैसे होगा इस बजट में जो प्रस्ताव किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो है पूंजीगत परिव्यय होंगे 21% के, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं सरकार के पूंजीगत परिव्यय ये होंगे 21%। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते हैं उस पर 13.7%, तो ये दूसरी सबसे बड़ी मद हो गई। तीसरी सबसे बड़ी मद है वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं, ये भी वेतन का ही मद है जो उत्तर प्रदेश सरकार से सहायतित हैं, उसमें 13% का व्यय। पेंशनर्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उसमें 12% व्यय, 12.7%, ये चौथा सबसे बड़ा मद हो गया। अन्य जो है राजस्व व्यय जो हैं अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स 11%। तो इस तरह से जो है ये पूरा है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सब्सिडी में कितना व्यय करता है, ये ध्यान रखिए। इस सब्सिडी में सब कुछ शामिल है, खाद्य सब्सिडी, गैस सब्सिडी, जितनी भी तरह की सब्सिडी होती हैं। तो ये जो है 3.4% जो है उत्तर प्रदेश जो है सब्सिडी के रूप में व्यय करता है, जो इस बजट का प्रस्ताव है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने मद देखे थे वो जीडीपी का, यहां पर जीडीपी का मतलब है एसजीडीपी यानी स्टेट जीडीपी, स्टेट की जो जीडीपी है उसके अनुसार जो है इस बजट में उसका कितना जो है वेटेज दिया गया है, उसके परसेंटेज को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है राज्य का स्वयं का कर राजस्व। हमने देखा जो है सबसे ज्यादा जो प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है वो वही है। तो ये जो है जीडीपी का कितना परसेंट होता है, 8.6% होता है। और 2021 का जो बजट अनुमान था उसमें 9.3 था, लेकिन जो है कोविड के बाद जो आर्थिक
ह्रास हुआ, उसके बाद जो है ये 6.4% हो गया था, घट गया था। तो निश्चित रूप से सभी कुछ घटा है, क्योंकि जो है कोविड, लॉकडाउन और उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न की, उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। फिर राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व, ये जो है 1.2% आकलन किया गया है। राजस्व बचत, ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है निगेटिव हो गई थी चूंकि 2020-21 में, तो ये जो है अब जो है पॉजिटिव अनुमानित की गई है 1.1%। राजकोषीय घाटा, ये आपसे जो है निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो राजकोषीय घाटा जो है हमारी स्टेट जीडीपी का कितना है, सीधा यही प्रश्न आपसे आएगा कि स्टेट जीडीपी का राज कितना अनुमानित है, 4.17%। लेकिन इसमें आपको 20-21 की भी फिगर याद रखनी होगी। 20-21 में ये 2.97% का बजट में अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तव में जो बाद में पुनरीक्षित अनुमान आया, उसमें ये बजट जो है, ये राजकोषीय घाटा बढ़कर 4.17% हो गया। और उसके बाद इस वित्तीय वर्ष में यानी 21-22 में भी जो है 4.17% का ही प्रस्ताव है। तो ये जो है 2-3 यहाँ से जो है महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। फिर अगर हम बजट का सार देखें, इन सब फिगर्स में जो है जाने की जो है बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। कुल प्राप्तियों की आप फिगर देख सकते हैं, जिस तरह से हमने जो है उसको परसेंटेज के फॉर्म में देखा था, 5,06,181.84 करोड़ रुपए, ये जो है प्राप्तियां हो गई। सारे मद यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस पे जो है कोई विशेष जो है आवश्यकता नहीं है ध्यान देने की। अब यहाँ पर व्यय आता है, व्यय हमारा उतना ही होता है जितना बजट का प्रस्ताव होता है। तो व्यय आप देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर पे 5,50,270.78 करोड़ रुपए। उसके बाद जो है राजकोषीय घाटे की एग्जैक्ट फिगर पूछी जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो राजकोषीय घाटा जो है हमारा कितना है, 90,729.80 करोड़ रुपए। प्राइमरी डेफिसिट या प्रारंभिक घाटा जो है 47,199.99 करोड़ रुपए। तो ये जो है 2-3 चीजें जो है यहां से आपसे पूछी जा सकती हैं। कुल व्यय पूछा जा सकता है, राजस्व बचत, राजकोषीय घाटा और प्रारंभिक घाटा, ये जो है यहां से पूछा जा सकता है। बाकी जो है ये पूरी बहुत ज्यादा लेखा जोखा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से मदवार बात करेंगे कि जो सरकार ने जो है प्रमुख जो अपने स्तंभ इस बजट में शो किए हैं, उसमें किस तरह से किन योजनाओं के लिए क्या क्या आवंटन किया है और क्या उपलब्धियां रही, क्योंकि इसी में उपलब्धियां शामिल हैं, आर्थिक समीक्षा अलग से नहीं जारी हुई है। तो सुरक्षित उत्तर प्रदेश यानी कि जो है सिक्योरिटी के लिहाज से जो है इसमें सारी प्रावधान है। फॉरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा प्रशिक्षण में आवश्यक तकनीकों की विशेषता उत्पन्न करने एवं प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। सीधा सीधा आपसे यही प्रश्न आएगा कि फॉरेंसिक साइंस यूपी पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित होगा, तो ये लखनऊ में स्थापित होगा। अगले बात करें, जितने भी जनपद हैं सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। हम केवल जो है की पॉइंट्स को लेके चलेंगे, बाकी लिखा आपके सामने सब कुछ है। तो जितने भी जनपद हैं उसमें कितने थाने हैं, 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। किसान और कृषि के लिए क्या कहा गया है, सबसे जो है जो अपनी बड़ी उपलब्धि बताई है सरकार ने, वो है रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। इस साल कितना, 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है गन्ना का भुगतान किया गया, गन्ना मूल्य का। और ये धनराशि पिछली सरकारों के 3 वर्षों से जो है कितना अधिक है, 27,785 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है। अगली जो है जो भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें जो है उत्तर प्रदेश ने 2,40,00,000 किसानों को कुल 27,123 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान कैसे किया है, डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया है।
कृषि क्षेत्र में ही एक नई योजना शुरू हो रही है। अब यहाँ पे अलर्ट हो जाइएगा, जितनी भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन अति संभावित होता है। तो नई योजना कौन सी है? इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसकी जो है लक्ष्य क्या है? किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दुगना करना है। उसी के लिए जो है ये योजना 21-22 से क्रियान्वित की जाएगी। अब इस योजना में जो कंपोनेंट्स होंगे, घटक होंगे, वो जो है मुख्य घटक कौन से होंगे? एक तो प्रदेश के प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण होगा। उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं निवेश को बढ़ावा देने एक घटक होगा। चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन हेतु बाजार तैयार किया जाना तथा ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना, ये सभी जो है इसके मुख्य घटक होंगे। और इसके लिए आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि कितना पैसा या कितना रुपया आवंटित हुआ है। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इसको शॉर्ट नोट की तरह आप लिख सकते हैं कि किस योजना में कितने करोड़ रुपए। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी देने की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए। कृषकों को प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के रूप में 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इसके बाद ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य आपसे पूछा जा सकता है, कितने सोलर पंप की स्थापना होगी? 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, महिला सशक्तिकरण पे आते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। ये जो है चल रही है पहले से ही, अप्रैल 2019 से लागू है। ये डेट भी याद रखिएगा अगर आपको नहीं पता है, 1 अप्रैल 2019 से ये लागू है। और इसके लिए बहुत भारी भरकम आवंटन हुआ है, पहले भी हुआ था, पिछले वर्ष भी 1200 करोड़ रुपए का। इसके प्रावधान हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बालिका के जन्म के प्रति जो है समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना। तो इसके अंतर्गत जो पात्र बालिकाएं हैं उनको 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की टोटल सहायता प्रदान की जा रही है। तो इसकी 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो डेट आप याद रखिए, और इसमें 1200 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। महिला सशक्तिकरण के ही क्षेत्र में एक नई योजना जो है शुरू की गई है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सुपोषण योजना है, यानी पोषण के लिए योजना है। तो इसको 21-22 से जो है क्रियान्वित किया जाएगा। और इस योजना में होगा क्या, ये जो है याद रखिएगा, ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। और ये जो है इसके लिए धनराशि कितनी है? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना है हमारी महिला सामर्थ्य योजना, जिसका अभी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। तो चूंकि ये नई योजना है तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। महिला सामर्थ्य योजना, ये जो है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए 21-22 से शुरू की जाएगी। और इसके लिए आवंटन कितना है? 200 करोड़ रुपए। ये आपको याद रखना है, 200 करोड़ रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं, पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए, ये उससे अलग है। महिलाओं को न्यायालय से गुजारा भत्ता, जब तक जो है गुजारा भत्ता उनको नहीं प्राप्त होता है न्यायालय से, उस अवधि में उनको जो है संरक्षित करने के लिए
राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अभी इस बात का बजट में खुलासा नहीं हुआ है कि इसमें कितना उनको भत्ता मिलेगा या कितना उनको धन सहायता दी जाएगी और इसका स्वरूप क्या होगा, ये हम आगे जो है देखेंगे जब ये डिटेल में आ जाएगा। निराश्रित महिला पेंशन, ये भी जो है पहले शुरू की गई योजना है। तो इसके कार्यान्वयन के लिए 500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित पेंशन के साथ में 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 2 माह हेतु 1000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि का भी प्रावधान किया गया है। और महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना, जो पहले जो है चर्चा हुई थी, सरकार ने निर्णय लिया था, तो उसकी स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अगला सेगमेंट है हमारा, अगला क्षेत्र है युवा विकास एवं कल्याण। तो युवा विकास एवं कल्याण में आप लोग जो है इस समय सभी लोग जानते हैं कि एक चर्चित योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसमें जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रही है। इसमें भी एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि जो उसमें पात्र जो है अभ्यर्थी हैं उनको लैपटॉप भी दिया जाएगा जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो ये जो है आपसे जो है इसके बारे में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि इस बजट में अभ्युदय योजना को जो है हाईलाइट किया है। तो अभ्युदय योजना के बारे में जो समय समय पे अपडेट्स हुआ करें उसको आप जरूर जो है नोट करते चला करें। फिर सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राज्य संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के लिए सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो इस बजट में घोषित किया गया है। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए गए हैं और प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यानी मॉडल कैरियर सेंटर जो पहले से स्थापित थे, इनको 12 अन्य जनपदों में एक्सटेंड किया जा रहा है। युवा खेल विकास को प्रोत्साहन करने के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम, ये पिछले बजट में भी जो इसकी चर्चा हुई थी, तो इसके निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और जनपद मेरठ में, मेरठ जिले में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है। पहले ही इसकी घोषणा की जा चुकी थी कि मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी, तो उसकी विधिवत जो है इसमें बजट आवंटन हो गया है। आगे बढ़ते हैं श्रमिक कल्याण, क्योंकि कोविड वाली परिस्थितियों के बाद में जो है श्रमिक कल्याण जो है सभी सरकारों के लिए जो है बड़ा मुद्दा था। तो उसके लिए एक नई योजना शुरू की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। तो नाम से स्पष्ट है कि ये प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है उद्यमिता विकास, उनमें जो है इंटरप्रेन्योरशिप, यानी उनको किसी न किसी तरह के स्किल डेवलप के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा, स्किल डेवलप किया जाएगा। तो इसकी फिलहाल जो आपको मुख्य बात याद रखनी है कि 100 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए, इस नई योजना के लिए आवंटन किया गया है। फिर इसके अलावा पल्लेदार श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के जो कर्मकार हैं, उनको जो है सोशल सिक्योरिटी प्रदान किए जाने के लिए एक योजना है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ये प्रारंभ की जा रही है और इसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि फिलहाल प्रस्तावित की गई है। श्रमिक कल्याण में ही जिस तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही थी और उसी तरह से उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की जा रही है। ये नई योजना है, इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। और इसके लिए जो है इस बजट में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। फिर महिला श्रमिकों के लिए जो है विभिन्न रोजगारों में समान अवसर की वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे, पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे महिला श्रमिकों के लिए भी जो है कोई नई योजना आ सकती है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए
18 मंडलों में क्या स्थापित किया जाएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अटल आवासीय विद्यालय किनके लिए होंगे, जो निर्माण क्षेत्र है उसमें जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए। और इसमें जो है कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापरक एवं उद्देश्यपरक आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसके लिए यानी अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक आयोग बना है उत्तर प्रदेश में, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आयोग का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग। ये जो है केवल और केवल जो है श्रमिकों के बारे में जो है एक नया आयोग है, इसका गठन किया जा सका है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हेड हमारा है, हम अगला मद है गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल। तो पिछले बजट में भी इसके लिए जो है प्रावधान किए गए थे। तो इसमें जो है प्रदेश में 5206 आश्रय स्थल, गो आश्रय स्थल का संचालन किया जा रहा। तो इस संख्या याद रख लीजिएगा, कितने आश्रय स्थल संचालित हैं, 5206। और इनमें जो है जो गोवंश की संरक्षा की जा रही है वो कितने हैं, 5,58,000। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4,487 है। ये कैसे हैं, अस्थायी वाले हैं। और प्रदेश के निराश्रित गोवंश हेतु 187 बृहद यानी ये बड़े गो संरक्षण केंद्र बनेंगे। कितने, 187। ये जो है महत्वपूर्ण है। 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन्य विहार का निर्माण कराया जाना लक्ष्यत है, जिसके सापेक्ष 118 केंद्रों का कार्य पूरा भी हो चुका है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो बृहद गो संरक्षण केंद्र एवं गो वन्य विहार हैं उनकी संख्या का लक्ष्य क्या है, 187, और इस बजट के प्रस्तुत होने तक 118 का निर्माण पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की जितनी भी न्याय पंचायतें हैं उनमें जो है गौ आश्रय स्थलों का विकास किए जाने की योजना है। और इसके लिए जो है स्थानीय सहभागिता ली जाएगी। ब्रीड इंप्रूवमेंट यानी नस्ल का उच्चीकरण का भी कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। 2021 में आय व्यय में प्रावधानित धनराशि 200 करोड़ के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए निराश्रित पशुओं के भरण पोषण हेतु निर्गत की गई है। यानी 2020-21 में कितना पैसा दिया गया था, 200 करोड़ दिया गया था इन सभी योजनाओं के लिए। अब इसमें 100 करोड़ रुपए और जोड़ दिया गया है। इसके अलावा 148 करोड़ रुपए के आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं पब्लिक हेल्थ पर, जिसका जो है सरकार का इस बजट में बहुत ज्यादा जोर है। जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें दोनों ही चीजें शामिल हैं। तो प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई। और 20 फरवरी तक का डाटा जो सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है उसमें बताया है कि 6,03,000 कोरोना संक्रमित रोगी चिन्हित हुए। कितने, 6,03,000। और जिनमें से 5,91,000 कोविड-19 पॉजिटिव रोगी ठीक हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में ये दर जो है रिकवरी रेट जिसे हम कहते हैं कोविड से, वो कितना है, 98% है, जो कि देश में जो है सर्वाधिक है। प्रदेश के समस्त जनपदों में डेडिकेटेड लेवल 2 उपचार केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, जहां आवश्यकता अनुसार कोविड पॉजिटिव रोगियों का वेंटिलेटर एवं HFNC सुविधाओं के साथ उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है फैक्ट वो ये है कि उत्तर प्रदेश में भी देश की तरह टीकाकरण अभियान चल रहा है कोविड-19 का। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है टीकाकरण के लिए स्पेशली। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम NRHM कहते हैं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि नई वाली है, इसके लिए कितना है, 142 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए
डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा तैयार किए जाने के लिए 1073 करोड़ रुपए और शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए 425 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। इसके बाद कुछ और हाइलाइट्स हैं स्वास्थ्य में ही। 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है और जो टोटल है राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर जो है लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना होगी और इसके लिए 77 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीजीआई लखनऊ में जो SGPGI है उसमें जो है आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना के तहत लेवल 3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 45 जनपदों में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जाएगी। तो ये सब जो है स्वास्थ्य की कुछ बड़ी योजनाएं हैं। इसके बाद अभी स्वास्थ्य में काफी आवंटन हुआ है। तो वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में क्या थे, राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। उसके बाद जो है ये सरकार आई वर्तमान की, तो उसके अलावा 30 अन्य मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं या उनका निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये कितने हो गए, 15 और 30 यानी 45 जो है मेडिकल कॉलेज लगभग उत्तर प्रदेश में हैं। प्रदेश में 13 जनपदों में, ये 13 जनपदों के नाम हैं, इनमें नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किए गए हैं अभी रिसेंटली, जिसके लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 16 असेवित जनपद यानी जिनमें जो है पहले नहीं था, उसमें PPP मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर विचार किया गया। यानी ये जो 45 वाले हैं, इनके अलावा जो और भी जो है जिले हैं जो अभी मेडिकल कॉलेज की योजना नहीं है, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट मिक्स के आधार पर जो है, पार्टनरशिप के आधार पर जो है 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने जो है इसकी बजट में घोषणा की थी। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है क्या, इसमें जो है जितना भी किसी व्यक्ति का इलाज के डेटा है वो सभी एक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा। इसलिए जब भी वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको अपने सारा इलाज का लेखा जोखा, पर्चे, डायग्नोसिस की जो है चीज़ें वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही एक क्लिक किया जाएगा उसका पूरा जो है मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पर खुल जाएगा। तो जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो कुछ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज हैं, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर और मिर्जापुर में जो है जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज हैं, जुलाई 2021 से यहाँ पर शिक्षण सत्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी सरकार को ये उम्मीद है उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर जो है वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए जो है 960 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु इस बजट में 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा, लखनऊ में। तो स्थापित हो चुका है ये, इसकी शिलान्यास हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। तो इसकी जो है इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है प्रस्तावित है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या जो है उत्तर प्रदेश में कितने एम्स हैं। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो 2 एम्स हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। इनकी जो है सेवाएं भी प्रारंभ की जा चुकी हैं। उसके अलावा KGMU के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज के अंतर्गत बायो सेफ्टी लेवल 4, जो हमने शुरुआत में बात की थी, यहाँ पर बायो सेफ्टी लेवल 4 की स्थापना की जाएगी, जो उत्तर भारत में जो है एक अग्रणी लैब होगी। KGMU लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना होगी। तो ये 3 जगह कौन सी हो जाएंगी, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज और मेरठ का मेडिकल कॉलेज। इसमें जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर स्थापित होगा। इसके बाद जो है
प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए SGPGI लखनऊ में एक उन्नत मधुमेह केंद्र, यानी जो है ये डायबिटीज के लिए स्पेशल फैसिलिटी सेंटर होगा, जो कि लखनऊ में SGPGI में शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता एवं पेयजल की बात करते हैं। तो स्वच्छता और पेयजल में जो है जो केंद्रीय योजना है जल जीवन मिशन ग्रामीण, इसमें जो है पहले तो लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य जो है अक्सर योजनाओं के पूछ लिए जाते हैं। तो जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक, कब तक? 2024 तक सभी घरों तक जो है नल के द्वारा जल पहुंचाने का है। इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 से जल जीवन मिशन शहरी, अभी तक ग्रामीण शुरू किया गया था, अब शहरी भी स्टार्ट हो रहा है और इस योजना की अवधि क्या रखी गई है? 5 साल। केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 734 नगर निकायों में सर्वसुलभ जल आपूर्ति एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करेगा और इसके लिए जो है जल जीवन मिशन शहरी जो नया वाला है, इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए की यहां पर व्यवस्था की गई है। स्वच्छता और पेयजल में ही जो है एक योजना प्रारंभ की गई थी बुंदेलखंड रीजन के लिए, उसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना। तो ये जो है प्रदेश के जितने भी JEE और SEE यानी इंसेफ्लाइटिस वाले जो है जो प्रभावित क्षेत्र हैं बस्ती और गोरखपुर मंडल में तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा व चित्रकूट मंडल के सरकारी प्राथमिक और जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना पहले से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत 14 जनपदों में 28,000 से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर भंडारण क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और इस योजना के लिए यानी कि मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना के लिए 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। फिर स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसमें वित्तीय वर्ष 21-22 में 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय तथा 98,000 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करने के लिए जो है 2,031 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाला, इसके लिए 1,400 करोड़ रुपए। इसमें बस आपको जो है बहुत ज़्यादा नहीं तो आप इसका जो है जो आवंटन है उसको जरूर जो है नोट करते चलेंगे। प्रदेश के 651 नगरीय निकाय QCI से प्रामाणिक ODF हैं, यानी ये जो है खुले में शौच से मुक्त हैं। प्रदेश के कितने? 651 नगरीय निकाय। व्यक्तिगत शौचालयों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? 8,88,000, इसको 100% प्राप्त किया जा चुका है। कितना? 8,88,000 जो है व्यक्तिगत शौचालयों का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। इसके बाद जो है नगरीय निकायों द्वारा 11,909 वार्डों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सतत रूप से रैंकिंग में सुधार हुई है और 2020 में प्रदेश की रैंकिंग क्या थी? जो है ऑल इंडिया रैंकिंग 7वें स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं अब औद्योगिक विकास और अवस्थापना सुविधाओं की, जिसमें लोक निर्माण इत्यादि सब शामिल हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि थी जो है लास्ट ईयर की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन, ये जो है प्राथमिकताओं में से था। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो इंडिया के अंदर की है, मतलब भारतीय राज्यों की, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया था। तो जो है ये बड़ी उपलब्धि बताई गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जो है माह नवंबर 2020 तक 65% से अधिक काम पूरा हो चुका था और इसके लिए बजट कितना है? 1107 करोड़ रुपए। इसी तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जो है 1492 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का जो है लक्ष्य के अनुसार निर्माण चल रहा है और 860 करोड़ रुपए इसका जो है प्रोजेक्ट के लिए जो है दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जो है ये एक तो पहले इसकी विशेषता समझ लीजिए, 7200 करोड़ रुपए, यानी इसका जो है खर्चा बहुत ज़्यादा है।
और इसमें जो है खासियत है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है पूर्णतः नियंत्रित 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, यानी अभी 6 लेन बन रही है, लेकिन इसकी क्षमता यह है कि ये 8 लेन तक विस्तारित हो सकती है। और कुल लंबाई जो है 594 किलोमीटर। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई में कई बार कंफ्यूजन हो चुका है। कभी कुछ अखबारों में 602, 603 तक जो है प्रायः निकलता था, तो ये बजट का डॉक्यूमेंट है, उसी से लिया हुआ फिगर है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा 594 किलोमीटर ये गंगा एक्सप्रेसवे की ऑफिशियल लंबाई है जो सरकार ने इसमें बताया है, और इसके लिए जो है 489 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। आगे बढ़ते हैं। 21-22 के लिए लोक निर्माण के विभाग के अधीन सड़कों और पुलों या सेतुओं के निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जो कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए शुरू किए जाते हैं, तो पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए। यह आपसे पूछा जा सकता है कि विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल के लिए कितना, 300 करोड़, और बुंदेलखंड के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस समय जो है पूर्वांचल के विकास पर भी जो इस सरकार का जोर है। अब नागरिक उड्डयन यानी पब्लिक एविएशन, सिविल एविएशन जिसे हम कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी जो कि उड़ान योजना जिसका नाम है, तो क्षेत्रीय संपर्क योजना या उड़ान योजना के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है। पहले 4 थे, अब बढ़कर 7 हो गए हैं। पहले ऑपरेशनल एयरपोर्ट 4 थे, अब 7 हो गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अयोध्या में जो निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। ये जो है पहले जो है कैबिनेट में भी जो इसका डिसीजन हो चुका था, बजट में भी इसको हाईलाइट किया गया है, और इसके लिए 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। जेवर में भी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा के निकट जो है। पहले इसमें जो है जो हवाई पट्टियां थी उसकी संख्या 2 रखनी थी, अब उसको 6 बढ़ाकर कर दिया गया है, और इसको एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, और इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। 4 कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो लखनऊ का जो है जिसको हम अमौसी एयरपोर्ट या चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहते हैं, वाराणसी वाला, कुशीनगर वाला, और गौतम बुद्ध नगर का जेवर। तो ये जो है इसको मिलाकर कुल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी उड़ान योजना के अंतर्गत जो है अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयन किया गया। मतलब यहाँ पर जो है कोई बहुत विकसित एयरपोर्ट नहीं बनेगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि वहाँ पर हवाई जहाज हवाई पट्टी पर उतर सकेंगे और वहाँ से टेक ऑफ कर सकेंगे। फिर अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है इसके अलावा, और चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट जो है मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाएगा। अब आते हैं एनर्जी सेक्टर, जिसमें ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा है उसके अलावा जो है बाकी वैकल्पिक ऊर्जाएं हैं। तो यहाँ से 2-3 जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो मुझे संभावित लगते हैं। अगर प्रदेश में सभी विधाओं को मिला लिया जाए, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, हर तरह की जो है ऊर्जा को मिला लिया जाए, तो प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 26,937 मेगावाट। इस फिगर को स्पेशली नोट कर लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश की कुल विद्युत की स्थापित क्षमता है, जो कि 3 वर्ष पूर्व की क्षमता 4000 मेगावाट से अधिक है। पहले 3 साल पहले मात्र 4000 मेगावाट थी, वो जो है 26,937 मेगावाट हो गई है। ये इसमें बात की जा रही हर तरह की एनर्जी की।
वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाए हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने के लिए 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि विभिन्न परियोजनाएं की पूर्णता की प्रक्रिया में है, जिनका वर्ष 2021 से और 23-24 के मध्य जो है ये पूर्ण हो जाएंगे। उक्त के अतिरिक्त 2,812 मेगावाट की पुनर्नवीनीकरण यानी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि का भी अनुमान है। आवास एवं नगर विकास क्षेत्र में जो है क्या क्या इस जो है नई योजनाएं हैं और आवंटन है, तो अयोध्या स्थित सूर्यकुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनेगा और जो है ये अटल जी के नाम पर और उन्हीं के जो है यादगार स्थल होगा। तो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में नगरीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है, तो नगरीय क्षेत्रों में निरंतर विस्तार और नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण मूलभूत सुविधाएं और अवस्थापना विकास जो है के काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये सरकार आई थी तब जो है 652 हमारे यहाँ पर नगर निकाय होते थे और आज की डेट में कितने हो गए हैं 734। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निकाय हैं, तो आपका उत्तर होगा 734। ये जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास शहरी में कितना दिया गया 10,029 करोड़ रुपए। अब इसमें बहुत सारी डिटेलिंग है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अमृत कार्यक्रम जो है इसमें 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आप जो है जरूरत हो तो आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। प्रदेश के 10 शहर जिसमें से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, इनको केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटी परियोजना थी उसका चयन किया गया था। अभी आपसे जो है लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था लोक सेवा आयोग के एग्जाम में ही कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी स्मार्ट सिटी हैं, तो उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी हैं जिनका यहाँ पर नाम दिया गया है और ये केंद्र द्वारा चयनित हैं और इसके लिए जो है 2000 करोड़ रुपए का जो है व्यवस्था की गई इस बजट में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 निगमों के उपरांत यानी 10 नगर निगम जो है तो केंद्र सरकार ने चयन किए थे। उसके बाद भी जो है कुछ नगर निगम हैं जैसे कि वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत और साथ ही में सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। इस योजना के लिए 5 वर्ष का जो है समय लक्ष्य बनाया गया है और वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट में इसके लिए 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो है 7000 करोड़ रुपए। इसके बाद ग्राम विकास एवं पंचायतों की बात करते हैं तो मनरेगा के अंतर्गत जो है आवंटन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछ लिया जाता है। 5548 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए किया गया और लक्ष्य क्या है, तो 21-22 में लक्ष्य ये है कि 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे। प्रत्येक न्याय पंचायत में, ये एक नई जो है स्कीम है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय स्थापित होंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो इसका नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय। और जो है
ये कितने होंगे? हर न्याय पंचायत में उत्तर प्रदेश में ये 2 होंगे। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। इसमें क्या है, एक तरह से पुरस्कार वाली योजना है। तो इसमें जो उत्कृष्ट ग्राम पंचायत है उसके लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी, यानी उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। अब आते हैं कृषि में। कृषि में आपसे जो है उत्पादन का लक्ष्य जो है प्रायः पूछा जाता है। तो उत्तर में प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कृषि में जो है 242 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। ये सब ऑफिशियल डेटा है, इसको जो है जरूर नोट कर लीजिएगा, कभी कभी जो है ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर जो है कितनी है? 5.1%। कृषि में जो है 21-22 में कितना हमारा लक्ष्य रखा गया है? एसजीडीपी का 5.1% जो है विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य पूछा जा सकता है आपसे। तो उत्तर प्रदेश सरकार का 21-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन है। तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 20-21 की अगर बात करें तो खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन और तिलहन का लक्ष्य जो है 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है। वर्ष 2021 में बीज वितरण के लिए 61 लाख कुंटल के लक्ष्य के सापेक्ष 21-22 में 62,50,000 कुंटल बीजों के जो है वितरण का लक्ष्य रखा गया है। फिर जो है कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी जो है ये कृषि की नवीनतम जानकारी के लिए 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी एक नई स्कीम है ये। तो इसमें से 17 जो है पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसमें से 3 जो है अभी बनने से शेष है। उनके जो है संचालन के लिए, उनकी शुरुआत की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से, यानी कुल कितने 20 दुग्ध संघ हैं, 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 18-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन जो है 30,518 टन रहा। वह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में कितनी है? 371 ग्राम। कितनी है? 371 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ये जो है उत्तर प्रदेश में दूध की उपलब्धता है, इसीलिए जो है प्रदेश जो है देश में दुग्ध उत्पादन में सबसे ऊपर है। कृषि में ही जो है अभी लास्ट ईयर जो है ब्रुसेलिस रोग नियंत्रण और खुरपका मुंहपका जो के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, और इसका लक्ष्य ध्यान रखिएगा 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराया जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मत्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर उत्तर प्रदेश को एक अवार्ड दिया गया था मत्स्य पालन के लिए, बेस्ट इनलैंड स्टेट का। यानी यहाँ पर इनलैंड जो है एग्री फिशिंग जो है सबसे अच्छी थी। 21-22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 243 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने भी इसकी घोषणा की है, तो राज्य सरकार ने उसके लिए बजट जो रखा है वो 243 करोड़ है। नई योजना है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की। तो रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी स्कीम पहले से चल रही है, और ओडीओपी के लिए कितना आवंटन किया गया है? 250 करोड़ रुपए, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 21-22 के बजट में 100 करोड़ रुपए, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए जो स्कीम चल रही थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके लिए 30 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, माटी कला बोर्ड का प्रदेश में गठन किया गया था, विशेषकर जो है मिट्टी से बनने वाले जितने भी शिल्प उत्पाद इत्यादि हैं उनके लिए, यानी विशेषकर कुम्हारों के लिए। तो उसके लिए जो है 21-22 में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे में जे एयरपोर्ट के समीप
एवं इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी। ये कहां पर होगी? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां बनेगी? जेवर एयरपोर्ट के पास में, यानी नोएडा में, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बुंदेलखंड में जो है रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ में जो है, जो एयरपोर्ट है, वहां पर जो है नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में PPP मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स, तो अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा? लखनऊ में, बस आपको इतना याद रखना है। और जिसमें देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने का लक्ष्य है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में जो है मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपए। फिर केंद्र सरकार ने जो अभी अपने बजट में कहा था कि जो है देश में कई सारे सैनिक स्कूल स्थापित होंगे, तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि जितने भी मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, सभी में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी और इसके लिए जो है निजी क्षेत्र की भी सहभागिता ली जाएगी। सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी, अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के लिए और जनपद गोरखपुर में एक नया सैनिक स्कूल बनाने के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। यानी लखनऊ में सबसे पहला और पुराना है, उसके बाद मैनपुरी, झांसी, अमेठी में बन रहा है और गोरखपुर में भी प्रस्तावित है। तो इतने तो जो है प्रोजेक्ट सैनिक स्कूल के चल ही रहे हैं, उसके अलावा जितने भी मंडल हैं सभी में एक होगा। इसके अलावा अब आपसे शिक्षा में कभी कभी डेटा पूछा जा सकता है, लेटेस्ट जो इस बजट में है। यहां पर ये दिखाने का यही मतलब है कि 16 राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं? 16। इसको नोट कर लीजिए, 16 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, 27 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश में और 170 राजकीय महाविद्यालय, 371 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 6,531 स्वावित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। तो ये जो है लेटेस्ट डेटा है जो पुरानी किताबों में जो है डिफर करेगा, इसलिए नया डेटा जो है इसको याद कर लीजिएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। अब कल्चरल और जो है मतलब सांस्कृतिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए जो बजट आवंटन वो देख लेते हैं। तो 4 फरवरी 2021 को जो है चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के लिए एक महोत्सव मनाया गया था, जो था चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव। ये पूरे साल भर चलेगा और अगले साल यानी 4 फरवरी 2022 तक जो है ये चलाया जाना है। तो इसके लिए 15 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। अब एक और जो है नया यूपी जेके के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? लखनऊ में। इसके लिए 8 करोड़ रुपए। और शाहजहांपुर में भी विशेष चीज है, क्या? स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां बनने जा रहा है? शाहजहांपुर में। इसके लिए 4 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव किया गया है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो है जो रंगकर्मी हैं, बाकी सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, तो प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों व अन्य किसी पुरस्कार से जो जिनको सम्मानित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो उस क्राइटेरिया में अगर नहीं आ सके हैं, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है प्रारंभ किया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सम्मान स्वरूप 11 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। फिर चलते हैं पर्यावरण और वन। तो इसमें जो है सबसे पहली लाइन देखिएगा, 2020, 2021 और 2022 इसमें सरकार ने वृक्षारोपण का क्या लक्ष्य रखा था? तो 2020 में 25 करोड़ था, 2021 में ये बढ़ के 30 करोड़ हो गया और 2022 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
वो है 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य। वर्षा काल 2020-21 में यानी जुलाई में जो भी वृक्षारोपण महोत्सव मनाया गया था उत्तर प्रदेश में, 5 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय, कृषकों तथा स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण महाअभियान वर्ष 2020 में प्रदेश में दिनांक 28 जुलाई 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों के पौधों का एक साथ रोपण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या 2014 में 117 थी और अब जो है 2018 के डेटा के अनुसार ये 173 हो गई है। राज्य प्रतिकारात्मक वनारोपण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम यानी सामाजिक वनिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था। बजट अनुमान हमने सेक्टर वाइज देख लिया है, अब बजट अनुमान की बात कर लेते हैं। जो हमने शुरू में देखा है उसको जो है बहुत जल्दी संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो प्रस्तुत बजट का आकार जो है 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है, ये हमने देख लिया है, इसी को आपको याद भी रखना है। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। प्राप्तियों में जो है कुल प्राप्तियों का अनुमान बस आपको इतना रखना है, सबको अलग अलग नहीं, 5,06,181 करोड़ 84 लाख रुपए का जो है प्राप्त अनुमानित है। व्यय हमारा कितना है? व्यय उतना ही होता है जितना बजट का आकार बताया जाता है, 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। समेकित निधि में जो है इसके तो समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय को घटाने के पश्चात 44,088 करोड़ 98 लाख रुपए का जो है अनुमान लगाया गया है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम, तो जो सारा जो है अगर इनकम और एक्सपेंडिचर को घटा लिया जाए तो समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 37,988 करोड़ 94 लाख रुपए ऋणात्मक। ये कैसा है? निगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है निगेटिव जो बैलेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें राजस्व बचत क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, ये हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। बस एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? 4.17%। तो राजकोषीय घाटा आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट जीडीपी के टर्म्स पे कितना है, तो 4.17% है। और राज्य की ऋणग्रस्तता यानी जो अगर पूरा जो है जितना भी ऋण है उत्तर प्रदेश सरकार पे अगर उसको देखा जाएगा तो ये जो है स्टेट जीडीपी का कितना हो जाएगा? 28.1%। ये दो तीन डाटा जो है, बाकी बहुत ज़्यादा आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपसे राजकोषीय घाटा और ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आज के लेक्चर में हमने यूपी के बजट का पूरा विश्लेषण किया और ज़्यादातर हमने उन्हीं पॉइंट्स को लिया जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो बजट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसको जो है पूरा पढ़ना जो है कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम लोगों ने उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ा, हमने उन्हीं तथ्यों को देखा जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा बहुत जो है हमारे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।